रावण को ब्राह्मण हम नहीं मानते, रावण राक्षस था, लेकिन समाज ने कहा कि नहीं, वो एक ब्राह्मण का पुत्र था, लिहाजा उन पर ब्रह्म हत्या लगेगी। जितने विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे होते थे, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे होते थे, उससे दोगुनी भीड़ बाहर होती थी नकल कराने वाली। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी चुनौतियां आज हैं, इतनी कभी नहीं रही। ये टीचर है, ये तो सारे दिन मोबाइल चलाती रहती है, वो ये नहीं देखते हैं कि टीचर मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल से उनको सारी फीडिंग करनी पड़ती है। मैंने कहा ऐसा कौन सा अमृत पढ़ा देते हैं वो कि वो व्यक्ति एकदम से ब्रह्मा जी का अवतार बन जाता है। 3.5 लाख रुपए कौन पढ़ते हैं? सिने स्टार्स के बच्चे। अरे भाई, कौन सी शिक्षा संस्कृति की बात हो रही है? हम यहाँ पर झक मारने के लिए थोड़ी बैठे हैं। ब्रह्म और ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं। अगर ब्राह्मण से ही ब्रह्म है या ब्रह्म से ही ब्राह्मण है, तो बाकी सब कौन है? तो भैया सबका राम जोहार। हम आए हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर में। और आज जो हमार BTV न्यूज चैनल पर एक खास कार्यक्रम चलत है, इनसे मिलो कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जो शख्सियत से ने मिलवावे जा रहे हैं, वे अपने आप में यहाँ बहुत खास है। डायट प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, ये जो है अपने जीवन के 36 साल तक लगातार शिक्षा क्षेत्र में यहाँ उल्लेखनीय कार्य करें, जिमा आप लगातार 7 साल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर आधा दर्जन जनपदन में यहाँ रहे हो। साथ में यहाँ आप जो है करीब 8 साल तक डीआईओ के पद पर आप आधा दर्जन से ने अधिक जनपदन में यहाँ सेवा दे हो। साथ ही आप 10 साल तक उप डायट प्राचार्य और प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य करो। तो भैया आज हम जिनसे मिलवावे जा रहे हैं वो शिक्षा, साहित्य, प्रशासक और मनोवैज्ञानिक हैं, और आओ चलित हैं और उनसे जो है आप सबका मिलवाई। तो भैया सब जने चिन्ह गए हुई हो, हम आए गए हम हन अत्ते टाइम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर। और आज BTV न्यूज चैनल पर जो खास कार्यक्रम चलावा जा रहा है, कार्यक्रम क्या नाम है, इनसे मिलो। ई कड़ी में यहाँ आज हम जिनसे मिलावे जा रहे हैं, वे अपने आप में यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। अगर हम बात करें शिक्षा से क्षेत्र की, तो शिक्षा क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय कार्य रहा है। साथ ही साहित्य में भी आपका अवदान बहुत खास है, मनोविज्ञान में भी आपका उत्कृष्ट कार्य है, और आप जो है मनोविज्ञान से डॉक्टरेट उपाधि धारक हैं। अत्ते टाइम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में आप डायट प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक के पद पर तैनात हैं। और आप जैसे ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद का कार्यभार संभाले, तब से लगातार इस डायट में अनगिनत उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनकी चर्चा आम जनमानस में यहाँ है। और बहुत जनपदवासी जो शिक्षा क्षेत्र से ने जुड़े हैं, वो सब जने का बहुत फायदा उठाइन है। आज हम वह विराट शख्सियत से ने आप लोगन के यहाँ मिलावे जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप क्या सर से ने परिचय करावा चाहते हैं कि सर, सबसे पहले आपको हमारा जो इनसे मिलो कार्यक्रम है, इसमें आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि जो है आप 3 दशकों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, और आपने अनगिनत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो इसमें जो है आप शिक्षा को किस तरह से बदलना मतलब चाहते हैं कि कैसे शिक्षा में और बदलाव आ सकते हैं? देखिए, 3 दशक में मैं लगभग 36 साल से इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हाँ, उससे ज्यादा है। कार्यरत हूँ। तो एक लंबी यात्रा है, और इस लंबी यात्रा में मैंने बहुत से ऐसे पड़ाव देखे हैं। मैंने बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्वान शिक्षकों के साथ भी रहा हूँ, और उन सबसे जो मैं चूँकि मनोविज्ञान का छात्र हूँ, तो मेरा अध्ययन का क्षेत्र बहुत असीमित है। कहीं पर भी हम अध्ययन करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे रास्ते में मिल रहा है, तो हम सबसे पहले उसका अध्ययन ही करते हैं
कि वो कैसे चलता है, क्या बात करता है, क्या उसका बोलने का ढंग है। यही हमारी एक प्रयोगशाला है। हम अपनी प्रयोगशाला में 24 घंटे रहते हैं। तो इतने लंबे समय तक हम जब अध्ययन में रहे, तो निश्चित रूप से हमने अध्ययन के बहुत सारे ऐसे पड़ाव भी देखे, जहाँ पर ऐसा लगा कि शिक्षा एक समय वो भी था जिस समय ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और जितने भी इस इधर के स्टेट हैं, झारखंड इत्यादि, यहाँ पर पूरा नकल का वर्चस्व है, नकल का माहौल है, विद्यार्थी नहीं। लेकिन जबकि हमारे टैलेंट की वो कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने बड़े-बड़े उच्च पदों पर अपने विद्यार्थी भेजे हैं। हमने उन सब पड़ावों को भी देखा है कि जितने विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे होते थे, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे होते थे, उससे दोगुनी भीड़ बाहर होती थी नकल कराने वाली। आज के समय में परिस्थितियां बदल गई हैं। बच्चों का मनोविज्ञान बदल गया है, गार्जियन का मनोविज्ञान बदल गया है। एक समय था जब गार्जियन अपने बच्चे को नकल कराने जाता था। आज गार्जियन ना नकल कराने जाता है, ना बच्चा नकल करना चाहता है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है, शिक्षा के मापदंडों में परिवर्तन हुआ है, शिक्षा के मूल्यों में परिवर्तन आया है और जो शिक्षक है, शिक्षक पहले हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा में क्या होता था, 7वीं पास टीचर उसकी नियुक्ति हो जाती थी। फिर धीरे-धीरे इसको बढ़ाकर 10वीं कर दिया गया। 10वीं पास व्यक्ति एचटीसी एक होता था सर्टिफिकेट, हिंदुस्तान टीचर सर्टिफिकेट, वो करके हाई स्कूल वाला टीचर हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा में अध्यापक बन जाता था। इसमें परिवर्तन हुआ। फिर हमने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन कर दी और कहा इसको बीटीसी कराएंगे। एक बीटीसी कोर्स होता था, एक जेबीटीसी कोर्स होता था, जूनियर बेसिक टीचर सर्टिफिकेट कोर्स। ये सारे कोर्सेज से के पड़ावों से बढ़ते बढ़ते हम लोग बीटीसी पर आए। बीटीसी जब देख अन्य प्रदेशों में इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा नहीं, ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट इतनी रिक्वायरमेंट तो टीचर की होनी चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। तो उसको ग्रेजुएट कर दिया और बीटीसी का कोर्स कराया। आज वही बीटीसी डीएलएड में बदल गया है। लेकिन कोई भी हमारा टीचर ग्रेजुएशन से कम नहीं है। हालांकि आज अगर आप देखो तो पूरे देश का ग्राफ उठाकर देखोगे तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में जितने ज्यादा शिक्षित टीचर हैं, इतने पूरे देश में कहीं नहीं। हमारे पास कोई भी टीचर आज पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है। कोई एमएससी है, कोई एमकॉम है, कोई एमए है, कोई बीटेक है, एमटेक है, एमफिल है, पीएचडी है। हमारे पास इतने विद्वान शिक्षकों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है और हम इस बेसिक शिक्षा को निश्चित रूप से उस बिंदु तक ले जाना चाह रहे हैं जहां से कि ये इंश्योर गवर्नमेंट अपने आप को कर ले कि हमारे देश का भविष्य इन शिक्षकों के हाथ में सुरक्षित है। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं। सर आप मनोविज्ञान में यहाँ जो है डॉक्टरेट उपाधि धारक हो। तो ये जो मनोविज्ञान है अपन प्रशासनिक फैसला ले में यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण में यहाँ जो है कैसे मदद पहुँचावत है, क्योंकि ये ऐसा बहुत कम होता है कि जो है मनोविज्ञान है तो ये शिक्षक प्रशिक्षण में तो समझिए एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मनोविज्ञान तो हर जगह आपके काम की चीज है। कोई भी विषय हो, मान लीजिए गणित में है, मैं किसी विषय की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। गणित में आपने डॉक्टरेट कर लिया है, नहीं डॉक्टरेट किया, डॉक्टरेट कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। आपकी सोच कैसी है और आप किस पद पर काम कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको अपने कार्य संस्कृति और उसके जॉब नेचर जो है, उसका आपको पता होता है, आप उसके अनुरूप काम करते हैं। मनोविज्ञान ऐसा है, मान लीजिए मैं प्रशासनिक सेवा में आ गया हूँ, तो प्रशासनिक सेवा में बीए से रहते हुए या जिला विद्यालय निरीक्षक रहते हुए बहुत सारी कई बार ऐसा होता था शिक्षक धरना दे देते थे। अब धरना दे देते थे तो हमें तो पता होना चाहिए कि शिक्षक चाहता क्या है। उससे पहले जब धरने का नोटिस आता था, मैं उनके शिक्षकों को, उनके जो प्रतिनिधि नेतृत्व कर रहे होते थे, उन लोगों को बुला के उनसे बात करते थे और बात करके उनका जितना भी गुस्सा होता था विभाग के प्रति, हम उसको एक दिन पहले डाइल्यूट कर देते थे। हमें पता है टीचर क्या, टीचर को कुछ नहीं चाहिए, टीचर कुछ नहीं मांगता, टीचर को केवल एक चीज चाहिए, सम्मान। और वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, सम्मान देना जानता हूँ, तो सम्मान फिर मुझको भी मिलता है। सर आप कई जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं और जमीनी स्तर पर शिक्षा के लिए आज के समय में यहाँ कौनी कौनी चुनौती है? शिक्षा के क्षेत्र में जितनी चुनौतियां आज हैं,
इतनी कभी नहीं रही। एक समय ऐसा था कि शिक्षक विद्यालय में जाता था, वो पढ़ाता था और कभी-कभी तो ऐसा भी हमने देखा है, मैं बताऊँ जिस कालखंड में हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी लेवल पर, उस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। विद्यालय नहीं होते थे, एक कमरा होता था, उसमें स्कूल चलता था, कमरा भी नहीं होता था, प्रधान की चौपाल पर स्कूल चलते थे। ऐसा समय भी हमने देखा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बच्चे होते थे, वही बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते थे। झाड़ू भी नहीं होती थी, इतना पैसा नहीं था देश में और बच्चे नीम की पत्तियों को तोड़कर और मोटी सी एक झाड़ू बनाकर उससे पूरा सब मैदान साफ कर देते थे। बिल्कुल साफ-सफाई उसमें उस वातावरण में पढ़ाई होती थी। हमारे पास बैठने का कोई फर्नीचर नहीं था। हम अपने बैग में अपने स्कूल के बस्ते में एक बोरी रख कर ले जाते थे, उसको बिछाकर बैठकर पढ़ते थे। ये स्थितियाँ थीं। स्कूल की साफ-सफाई की ज़िम्मेदारी हमारी थी, हम विद्यार्थी थे। आज के टाइम में आप बच्चे से ये काम नहीं करा सकते। विद्यालय के लिए कोई भी आपको स्वीपर नहीं अलॉट है और बच्चे से करा नहीं सकते। फिर खुद ही करिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। टीचर के सामने ये चुनौती। दूसरे एक जो सबसे बड़ा क्या है, आज पूरा समाज टीचर पर विजिलेंट है। वो देखता है, अरे ये मास्टर जा रहा है, देखो अरे लेट जा रहा है। बताओ 10 बजे का स्कूल है और ये 10:30 बज रहा है, अभी तक स्कूल नहीं आया। ये टीचर है, ये तो सारे दिन मोबाइल चलाती रहती। वो ये नहीं देखते हैं कि टीचर मोबाइल नहीं चला रहे। मोबाइल से उनको सारी फीडिंग करनी पड़ती है। इस चीज को कोई नहीं देख रहा। टीचर के सामने इतनी चुनौतियां हैं और लोग तमाम कहते हैं टीचर लोग, इनको तनख्वाह बहुत सारी मिलती है और काम इनके पास कुछ नहीं है। समाज में ऐसा वातावरण है, उस वातावरण, उस चुनौतीपूर्ण वातावरण में हमारा ये शिक्षक समाज अपने काम को अंजाम दे रहा है। चुनौतियां तो हैं, परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन समाज की सोच बदलने का काम वो भी इन्हीं टीचर्स का है। जिस दिन ये उधर निगाह बदल देंगे, समाज की सोच बदल जाएगी। अ, सर आप खैराबाद डाइट में हैं जब से कार्यभार संभाले हो। सबसे पहले जो है आप कौन चीज़ पर फ़ोकस करे और साथ में यहाँ जो है आपके यहाँ का समझ में आवा है यहाँ पर कौन बदलाव ज़रूरी है? यहाँ से पहले मैं जिला विद्यालय निरीक्षक लखीमपुर खीरी के पद पर कार्यरत था। वहाँ से मेरा यहाँ पर स्थानांतरण हुआ और मैंने जब यहाँ देखा, हालाँकि ये संस्कृति लगभग एक सी ही है, लखीमपुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, सीतापुर लगभग एक सी ही संस्कृति है। लोगों की बोलचाल में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। खान-पान, परंपराएँ सब कुछ एक सा है। शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी लगभग वही सा है, एक ही सा है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, वो 3 लेयर्स का है। क्या कहेंगे? लेयर्स को क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? स्तर 3 हाँ, 3 जी, स्तर का है। जी। हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है। एक तो वो है जो बिल्कुल हमारा गरीब तबका है, बिल्कुल गरीब तबका है, मजदूर है, बिल्कुल वो वाला क्लास है। एक ये है हमारे जो गवर्नमेंट के और स्कूल हैं, एडेड स्कूल वगैरह हैं, जहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है वो है। और तीसरा एक कॉन्वेंट जिसको सामान्यतः कॉन्वेंट कल्चर कहते हैं। आंग्ल भाषा। बड़े-बड़े महँगे स्कूल हैं। अंबानी जी का स्कूल देख लीजिए। अंबानी के स्कूल में सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ता है। 3.5 लाख रुपए वहाँ पर 1 महीने की फीस है। मैं तो जब मुझे पहली बार पता चला मैंने कहा सर फोड़ लिया। मैंने कहा ऐसा कौन-सा अमृत पढ़ा देते हैं वो कि वो व्यक्ति एकदम से ब्रह्मा जी का अवतार बन जाता है। 3.5 लाख रुपए कौन पढ़ते हैं? सिने स्टार्स के बच्चे, क्रिकेट स्टार्स के बच्चे, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बच्चे। आप एक सिने स्टार के बच्चे को बताइए कि जिसने हायर एजुकेशन ले ली हो, कोई नवी फेल है, कोई 10वीं तक पढ़ा, कोई 11वीं तक पढ़ा, कोई 12वीं तक। ये सारा उनकी क्वालिफिकेशन है। अरे भाई कौन सी शिक्षा संस्कृति की बात हो रही है? हम यहाँ पर झक मारने के लिए थोड़ी बैठे हैं। गवर्नमेंट इतना बड़ा एक प्लान चला रही है, इतनी बड़ी कार्य योजना चला रही है, इस पर गहन चिंतन होता है, लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर एसीएस और डायरेक्टर्स और पूरा बेड़ा खड़ा है। वो सब चिंतन कर रहे हैं, प्रोफेसर्स की लाइन लगी हुई है, मनीषियों और चिंतकों ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। किसके लिए? देश में 3 लेयर सिस्टम चलाने के लिए क्या? लेकिन ये 3 लेयर सिस्टम चल रहा है। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो शिक्षा के एकीकरण की है। जब तक शिक्षा का एकीकरण नहीं होगा, तमिलनाडु में पढ़ने वाला बालक हमेशा
हिंदी पट्टियों को दुश्मन कहेगा। ये बिल्कुल मैं आज बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। वो हिंदी पट्टी के लोगों को दुश्मन कहेगा कि ये हमारे दुश्मन हैं। वो उसे अंग्रेजी स्वीकार है, उसे अन्य भाषाएं स्वीकार हैं, उसको हिंदी नहीं स्वीकार है। ये कहाँ से ये जज्बात कैसे पैदा हुए? ये हमारे डिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम का परिणाम है। जो विकृत हमारी शैक्षिक व्यवस्था हो गई, ये उसका परिणाम है। बाकी टीचर्स ने ऐसा बताया होगा, टीचर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जो आज देख रहे हैं, समाज में जो विद्रोह या समाज में जो वैमनस्यता की भावना आ रही है, वो निश्चित रूप से टीचर के चरित्र में कहीं पर कोई कमी है। जब तक हम शिक्षा का एकीकरण नहीं करेंगे, हम टीचर के चरित्र को एक नहीं कर सकते। सर आपने कली उद्यानिका नामक एक जो है यहाँ पर कली उद्यानिका आपने यहाँ पे बनाई है। ये सोच बहुत गहरी है। यह विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, कली उद्यानिका नाम के पीछे बहुत मैंने बड़ा अध्ययन किया। और सबसे पहले तो मैं ये चाहता था, चूंकि मुझे यहाँ कार्यकाल कम मिला है, इस कार्यकाल में मैंने एक यहाँ पर कली उद्यानिका बनाई, एक ऐसा छोटी सी एक वाटिका बनाई, एक बगिया बनाई, जिसमें मैंने औषधीय पौधे लगाने का प्लान किया था। मैं गया भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, और उनसे मैंने पूछा कि भाई हमें कौन कौन से ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो जड़ी बूटी के रूप में काम करें। हम वैद्य तो है नहीं, हम डॉक्टर तो है नहीं जो कि हम यहाँ पर कोई क्लिनिक खोल लें। हम तो एक ट्रेनिंग सेंटर के हेड होने के नाते मुझे अपने टीचर्स को बताना है कि वातावरण को शुद्ध कैसे रखा जाए। तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, आप लोग कभी उनका भी इंटरव्यू करिए। वो लोग आपको ऐसी बातें बताएंगे जो जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो उन्होंने हमको 2-3 चीजें बताई। उन्होंने कहा कि जो वातावरण खराब हो रहा है, उसके लिए हमारा जो ये समाज है ना, ये पूरा जिम्मेदार है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कार ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो। कार और मोटरसाइकिल से हर आदमी चल रहे हैं और चिल्लाते हैं कि वातावरण खराब है, प्रदूषण है। ये प्रदूषण क्यों है? ये हम खराब कर रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें रेफ्रिजरेटर ना हो, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें एयर कंडीशनर ना हो। ये सब वातावरण को दूषित कर रहे हैं। जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। लोग, बच्चे लूले लंगड़े अपंग पैदा हो रहे हैं। लोगों की आई साइट बहुत बचपन में 6-7 साल के बच्चों को मैंने चश्मा लगाते देखा है। ये सब क्यों हो रहा है? प्रदूषण की वजह से हो रहा है। जमीन के अंदर पानी नहीं जा रहा है। हमने अपने घर में संगमरमर लगा रखा है, नालियों में संगमरमर लगा दिया। जो हमारे शौचालय हैं उसमें संगमरमर लगा दिया। कहीं से एक बूंद पानी जमीन के अंदर ना चला जाए, इसका हमने पूरा प्रयास किया। और यही कारण है प्रदूषण फैल रहा है। तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान वालों ने कहा कि जिस वातावरण में आप रहते हैं, उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। जमीन के अंदर पानी जाए और वहां पर कतिपय विशिष्ट क्या कहते हैं, गुणों वाले पौधों का वहां पर रोपण हो, तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक छोटा सा जगह थी, मैंने इसी को पार्क को डेवलप किया। इसमें बहुत सारे ऐसी प्रजातियों के हमने पौधे लगाए जो कि औषधीय भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो श्रृंगारात्मक भी हैं, जिनको श्रृंगार के कामों में भी पुष्प जिन पर फलित होते हैं, ऐसे पौधे हैं। तो कली उद्यानिका, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब हमसे पूछा है, कली उद्यानिका, कली और फूल में अंतर है। हर आदमी फूल की तरफ देखता है। फूल का जीवन बहुत छोटा होता है। जैसे ही वो फूला, जैसे वो तैयार हुआ, माली ने तोड़ लिया, या तो उसको बेच दिया, या देवता के चरणों में चढ़ा दिया, या किसी सम्राट के शव पर भी लोग चढ़ा देते हैं। फूलों की माला बना के किसी को पहना भी देते हैं। लेकिन कली, कली का जीवन बहुत लंबा होता है। वो जीवित रहती है। जब तक पुष्प नहीं बन जाती है, एटलीस्ट तब तक वो सुरक्षित है। इसलिए हमने अपनी इस वाटिका का नाम कली उद्यानिका रखा। सर एक बात और है कि डाइट परिसर में यहाँ आप जो है वैदेही सीता माता के मूर्त लगवाए हो। आज के रे समय में यहाँ आप का संदेश देना चाहते हो, खासकर नई पीढ़ी में? डॉक्टर साहब देखिए, मैं एक कहने में आपत्ति नहीं, एक
हिंदू सनातनी परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो इस पर मुझे गर्व है। और जो जिस धर्म, जिस मत परंपरा में पैदा हुआ है, उसको उस पर गर्व होना चाहिए। जो जिस परंपरा में, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं सब लोग हमारे ही धर्म, हमारी ही संस्कृति को मानो। मैं एक सनातनी परिवार में पैदा हुआ, और जब मेरा ट्रांसफर, यद्यपि मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूं, लेकिन शाहजहांपुर कभी रहा नहीं। पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, पिताजी सर्विस में थे, पढ़ाई लिखाई बाहर हुई। उसके बाद फिर कंपटीशन वगैरह हम लोग करने के लिए दिल्ली चले गए, और वहां अपने तैयारी वगैरह किया, और जब सर्विस हो गई तब भी बाहर। शाहजहांपुर रहने का कभी अवसर नहीं मिला। यद्यपि शाहजहांपुर में मेरी खेती बाड़ी, मकान, जमीन जायदाद सब कुछ है, परिवार भी है, मेरी माँ वहीं रहती हैं, बड़े भाई भी वहीं रहते थे, अभी पिछले वर्ष ही उनका स्वर्गवास हुआ है, तो सब लोग वहां पर हैं, बस मैं ही बाहर रहा। सीतापुर के बारे में मैं जानता था कि सीतापुर में एक बहुत बड़ा, दुनिया का हम कहेंगे कि सबसे बड़ा तीर्थ है, नैमिषारण्य दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो इस तीर्थ के बारे में मुझे पता था, और मुझे ये भी पता था कि इस तीर्थ में भगवान राम, जिस समय लंकापति राक्षस राज रावण का संहारण उन्होंने किया, तो उसके बाद लोगों ने कहा, हालांकि रावण को ब्राह्मण कहना बिल्कुल गलत है, लोग कहते ब्राह्मण था, नहीं, ब्राह्मण बिल्कुल नहीं था। उस समय क्या होता था, आज हमारा जो पितृसत्तात्मक समाज है उसमें पिता का नाम चलता है, उस समय पितृसत्तात्मक नहीं था। महर्षि जो इसके पिता जो थे, विश्वेश्वरवा जी जो थे, उनकी पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी, जो जिस पत्नी के ये पुत्र थे रावण, वो राक्षस प्रजाति की थी, राक्षस जाति की थी, लिहाजा ये राक्षस था। एक यक्ष प्रजाति की थी, तो यक्षिणी थी, उनके पुत्र कुबेर हुए, आपको पता होगा, कुबेर सौतेले भाई थे रावण के, तो वो यक्ष थे, ये राक्षसी थी, लिहाजा ये राक्षस, इसको ब्राह्मण, पिताजी ब्राह्मण थे, इसलिए लोग उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये माना गया कि इनको ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या, जबकि ब्रह्म हत्या शब्द अपने आप में बिल्कुल आपत्तिजनक और गलत है। ब्रह्म हत्या, ब्रह्म और ब्राह्मण का कोई संबंध नहीं है। अगर ब्राह्मण से ही ब्रह्म है या ब्रह्म से ही ब्राह्मण है, तो बाकी सब कौन है? सारी जितनी भी मनुष्य प्रजाति है, ये सब ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां हैं। जब ब्रह्मा के पुत्र पुत्रियां, एक वैश्य हो सकता है, एक शूद्र हो सकता है, एक ठाकुर हो सकता है, एक कश्यप हो सकता है, एक प्रजापति हो सकता है, एक धोबी हो सकता है, एक नाई हो सकता है, तो ये भी तो ब्राह्मण हो गए। अगर ब्रह्मा के तो ये भी ब्राह्मण है, और ब्रह्मा के नहीं है तो फिर ये ब्राह्मण नहीं है। और जितने ब्राह्मण हैं वो बता दें, अपनी वंशावली बता दें। भाई जितने भी, वो जो ब्रह्म पाठ करने लगे, जो ब्रह्म का आचरण करने लगे, वो ब्राह्मण है। शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है कि जो ब्रह्म का आचरण करे वो ब्राह्मण है। किसी कुल में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। रावण को ब्राह्मण हम नहीं मानते, रावण राक्षस था, लेकिन समाज ने कहा कि नहीं, वो एक ब्राह्मण का पुत्र था, लिहाजा उन पर ब्रह्म हत्या लगेगी, और इस ब्रह्म हत्या को अगर मिटाना है तो आपको नैमिषारण्य में जाकर स्नान करना होगा। सपत्नी काय राम, भगवान राम अयोध्या से चलकर, अवधपुरी से चलकर भगवान राम इस सीतापुर की धरती पर आए, और रात्रि विश्राम उन्होंने यहाँ पर किया। जंगल था यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी, कोई नगरी नहीं थी, इसमें उन्होंने विश्राम किया, और फिर नेक्स्ट डे वो यहाँ से नैमिषारण्य गए, जहां चक्र तीर्थ, प्रसिद्ध चक्र तीर्थ है, ब्रह्मा के चक्र से बना प्रसिद्ध चक्र तीर्थ, उसमें भगवान राम ने स्नान किया। भगवान को एक अपने किए एक कार्य के पश्चाताप के लिए वो यहाँ पर आए, कि हम अपना पश्चाताप कर सके, एक प्रायश्चित कर सकें, कि हमसे गलती नहीं हुई, लेकिन हमसे संहार हुआ है। संहार, ईश्वर का जो स्वभाव है ना, वो बड़ा सृजनात्मक है, ईश्वर विध्वंसात्मक नहीं है। हमने इस पर बहुत विशद विश्लेषण भी किया है, कई जगहों पर हमारी बहस भी हुई है। ईश्वर कभी विनाश नहीं करता। लोग कहते हैं ना कि शिव विनाशक है, शिव विनाशक नहीं है। किसी और मौके पर इस विषय पर वार्ता करूंगा। तो ईश्वर का स्वभाव सृजनात्मक है।
तो ईश्वर ने भी कहा कि हिंसा मुझे नहीं करनी चाहिए थी। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे और उनको अपने इस कार्य के लिए प्रायश्चित स्वरूप इस नैमिषारण्य के पवित्र धाम पर आकर स्नान के लिए आना पड़ा। उन्होंने स्नान किया, वो एक दूसरी घटना है, लेकिन वो इस स्थान पर रुके थे, ये जगह चिन्हित हो गई। राजा थे चूंकि राजा थे, वो तो बहुत दिनों जंगल में रहे और उन्होंने कैसी कैसी समस्याएं, कैसी कैसी तकलीफें उठाई। उनकी रानी जो एक बार फिर से अवधपुरी के सिंहासन पर आकर बैठी थी, उनको फिर इसी जमीन पर बैठना पड़ा, यही जमीन पर सोना पड़ा। कालांतर में महाराजा विक्रमादित्य को जब इस सब इतिहास पता चला, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैया सीता रही थी, ये सीता नगरी होगी। उन्होंने इसका नाम सीतापुर रखा और तब से सीतापुर, बाद में अपभ्रंश हो गया। अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलता है कि उसने इसको फारसी में लिखना नहीं जानता था, वो ठीक से सीतापुर कैसा लिखा जाए, तो उसने छितापुर, चितियापुर, चितियापुर, और फिर जब ब्रिटिश गजेट में इसको अंकित किया गया तो उन्होंने इसको छीतापुर लिखा और बाद में इसको करेक्ट किया गया जब इसका मतलब इस पर विचार हुआ कि नहीं, छीतापुर, छीता का कोई मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, पूर्व में ये छाकस्सा होता है और पूर्व में सीतापुर रहा। तो ब्रिटिश गजेट में उस समय 1857 के ब्रिटिश गजेटियर में इसकी अंकना की गई है और वहां सीतापुर नाम लिखा है। तब से पता चला ये सीतापुर है। तो जब मुझे इस बात की जानकारी कि मेरा ट्रांसफर सीतापुर हुआ, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं नैमिषारण्य जाऊंगा। लेकिन नैमिषारण्य जाने से पहले मैं वो स्थान भी देखूंगा जहां पर सीता जी ने विश्राम किया था और सीता जी का मंदिर है। मैंने लखीमपुर में अपने जो मेरे साथी थे उनसे कहा कि भाई बताओ सीतापुर में मंदिर कहाँ है। तो उन्होंने कहा मैं मालूम करता हूँ। कई लोगों से उन्होंने सीतापुर में जो उनके कॉन्टेक्ट थे उनसे पूछा सीता जी का मंदिर कहाँ। बोले सीतापुर में सीता जी का कोई मंदिर नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने बहुत तलाशा, सीता जी का मंदिर यहाँ केवल वहीं पर मिला जहां भगवान राम का है। भगवान राम के साथ ही सीता का मंदिर मिला। सीता का कोई मंदिर नहीं, सीता की एक भी सिंगल स्टेच्यू सीतापुर में स्थापित नहीं थी। तो मैंने कहा एक नहीं थी तो मैं हूं, मैं करूंगा इस काम को। मैंने कहा मैं मैया सीता की प्रतिमा स्थापित, मैं इतना बड़ा ऑफिसर तो था नहीं कि मैं कलेक्टर हूँ जिले का या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, तो मेरे कहने पर अभी 1 मिनट में लग जाए। उनके पास बहुत सारा बजट होता है, मेरे पास कोई बजट नहीं था। मैंने अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाई और कहा ये मेरी भावना है और अगर आप लोगों का सहयोग है तो मैं एक प्रतिमा लगाना चाहता हूँ। सब लोगों से सहयोग लिया, किसी भी कॉलेज से, किसी भी बाह्य व्यक्ति से, किसी भी दानदाता से, किसी भी सेठ से हमने कोई पैसा नहीं लिया। आपस में कंट्रीब्यूट करके एक यहाँ पर हमने सीता जी की प्रतिमा लगाने का मन बनाया और अलवर राजस्थान के कारीगरों से हमने मकराना व्हाइट मार्बल की ये बहुत सुंदर प्रतिमा बनवा कर तैयार की और यहाँ पर इसको स्थापित किया। जयहिंद कि प्रेरणा स्तंभ की स्थापना आप जनपद सीतापुर के 10 महापुरुषों का चयन करो, वहाँ लगवाए हो। आप चाहते हो कि छात्रन में यहाँ जो यहाँ पर प्रशिक्षुआवत हैं उनका इ पर असर पड़े, तो इसके पीछे का उद्देश्य है। देखिए मैं सीधा शिक्षा से जुड़ा हूँ और एक ट्रेनिंग सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, इसके हेड के पद पे बैठा हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ से जो टीचर तैयार करूँ, वो टीचर एक मैच्योर टीचर हो, उसके अंदर उसका ऑल साइडेड डेवलपमेंट होना चाहिए। जब तक उसका ऑल साइडेड डेवलपमेंट नहीं है, वो कुछ भी बन जाए। टीचर एक दैनिक एक वो वेतनभोगी कर्मी तो हम बना सकते हैं। यहाँ से हमने किसी को डीएलएड करा के भेजा और वो बहुत सारे निजी ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर बच्चे नहीं जाते हैं, जो वहां पर डीएलएड करने वाले प्रशिक्षु जाते नहीं है। मुझे पता चला, मैं कई जगह गया भी, मैंने कार्रवाई भी की। अब लेकिन वही है ना कि कार्रवाई करके हम कैसे, अगर हम पूरे दुनिया को सुधारने का ठेका ले लिया तो पूरी दुनिया को सुधारे। मैंने कहा नहीं, हम सबसे पहले अपने आप को ही सुधारते हैं। हमने यहाँ के जो बच्चे आते थे प्रशिक्षु, एक तो वो सब रेगुलर आते हैं, यहाँ पर सब बच्चे रेगुलर आते हैं, ये आप कभी भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब बच्चों में एक ऐसी भी भावना होना चाहिए कि बहुत से बच्चे यहाँ बहराइच के हैं, बहुत से बच्चे यहाँ सुल्तानपुर के हैं, बहुत दूर दूर के बच्चों का यहाँ चयन हुआ है। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम सीतापुर में जिस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं,
उस सीतापुर की क्या महत्ता है, यहाँ के लोगों ने कौन कौन से काम किए हैं। तो मैं बताऊं, 18 पुराणों की रचना महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन, जिनको कि महर्षि वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसी नैमिषारण्य धाम में की थी। महाभारत के लेखन का भी कार्य यहीं पर हुआ था। महाभारत उन्होंने यहीं पर रचना की थी। अब गणेश जी को बोले कि भाई इसको लिखेगा कौन, वो इतनी तेजी से श्लोक बनाते थे, महर्षि वेद व्यास इतनी तेजी से श्लोक को लिखने वाला नहीं मिल रहा था। तब कहा कि भाई किसको बुलाया जाए, तो गणेश जी को बुलाया गया। तो कहा, वो श्लोक बोलते थे, तो जैसे ही श्लोक का 4 चरण होते हैं, जैसे ही दूसरा चरण खत्म होता था, तो भगवान गणेश चौथा तब तक समाप्त कर देते थे लिखकर। वेद व्यास बना नहीं पाते थे, चौथा चरण समाप्त हो जाता था। श्लोक इस तरह से पूरी महाभारत इसी नैमिषारण्य की धरती पर लिखी गई है। यहीं पर नरोत्तम दास हुए हैं, सुदामा चरित्र के रचयिता, पूरी दुनिया जानती है जिसको, और इस पर बड़े गीत बन गए, तमाम कहानियां बन गई। सुदामा का एक ही रूप दिखाया जाता है, शीस पगा न झगा तन पे, जानने को आई ही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और उपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बताबती आपन नाम सुदामा। इन पंक्तियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये बाड़ी के रहने वाले, बाड़ी यहाँ पर गांव है, बाड़ी के रहने वाले नरोत्तम दास, जिनकी कृति बहुत लंबा सुदामा चरित्र मुझे पूरा याद है डॉक्टर साहब। जी सर। पूरा याद है मुझे, और मैंने पढ़ा था जब हाई स्कूल वगैरह में पढ़ता था। तो वो उस कितना उच्च सोच, केवल सुदामा चरित्र ही नहीं, उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है, बहुत काम किया है, लेकिन सुदामा चरित्र ने पूरी दुनिया में तहलका। कृष्ण पर कोई मूवी बनेगी तो ये गीत जरूर दिखाया जाएगा। इसके अलावा फजले हक खैराबादी, फजले हक खैराबादी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि कोई भी मुस्लिम युवक अंग्रेजों की सेना में भर्ती नहीं होगा। मुस्लिमों ने कहा हमने फतवा जारी कर दिया उनके मौलाना ने, तो उन्होंने फौज में भर्ती होना बंद कर दिया। उन्होंने और लोगों को तकरीर की कि ये जो ब्रिटिश हुक्मरान है किस तरह से हमारे देश पर कब्जा किए हैं। तो एक बड़ा जन आंदोलन चल पड़ा, जिससे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, और जो नेता थे, उन सबको बड़ी मदद मिली। तो उन्होंने कहा ये किसने किया है। उन्होंने अपना जब जासूसों से पता किया तो मालूम हुआ कि खैराबाद जिला में, तब जिला खैराबाद था, सीतापुर नहीं था, खैराबाद जिला में कोई फजले हक मौलाना है, दाढ़ी वाला मुल्ला, उसने ये बदमाशी की है, पकड़ो उसको। उनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करके लखनऊ सेशंस कोर्ट में उन पर मुकदमा चला, और उसमें उनके आरोपों की पुष्टि हुई। उनसे कहा तुम्हें वकील चाहिए, उन्होंने कहा नहीं मैं खुद वकील हूँ। उन्होंने अपनी वकालत खुद की, कोई वकील नहीं लिया, और मुकदमा चला। उस मुकदमे में वो दोषी पाए गए, उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई, और उनको काला पानी की सजा दी गई। अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में उनको भेज दिया गया, जहां पर उनकी 2 साल बाद मृत्यु हो गई। वो वहां शहीद हो गए। रियाज खैराबादी ने बहुत सारा उर्दू साहित्य लिखा, इसी खैराबाद में पैदा हुए थे। रियाज खैराबादी जैसा उपन्यासकार, रियाज खैराबादी जैसा शायर आज देश में ढूंढे से नहीं मिलता है। उनका साहित्य अमूल्य है। डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरे, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के संस्थापक, अरे क्या रचना कर दी। एक छोटा सा क्लिनिक, एक सरकारी नौकरी, खैराबाद में छोटा सा सरकारी हॉस्पिटल सीएचसी पर उनकी पोस्टिंग थी। तो उन्होंने देखा लोगों में उन दिनों आंखों का संक्रमण बहुत तेजी से चल रहा था, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, और लोग अंधे हो जाते थे, पानी में खराबी आ गई थी। उन्होंने कहा मैं इसका इलाज करूंगा। अपनी सारी दौलत बेचकर, उनकी शादी यहीं सीतापुर में हुई थी, रहने वाले शायद सुल्तानपुर के थे, मुझे ठीक से नहीं याद है, यहीं पर फिर वो बस गए थे। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया था, और उसके बाद वो यहीं पर बस गए। सारी दौलत लगा के उन्होंने इसी खैराबाद में एक नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की, जो फिर बहुत आगे तक चला। बाद में इसको सीतापुर में शिफ्ट कर दिया गया। महेश प्रसाद मेहरे, कैप्टन मनोज पांडे, अरे वाह, क्या कारगिल का हीरो, 23 साल 24 साल का वो जाबाज लड़का, देश की मातृभूमि पर उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, इसी सीतापुर में पैदा हुआ था। उसका भी नाम मैंने इस शिलापत्र में लिखा है। डॉक्टर मधुसूदन दीक्षित, आयुर्वेद के संवाहक, आयुर्वेद चिकित्सा के उन्होंने कितना उच्च स्तर पर ले गए। यहाँ का जिला चिकित्सालय उन्हीं के नाम पर है।
डॉक्टर रामबख्श सिंह बहुत बड़े वैज्ञानिक देश के, कितने बड़े वैज्ञानिक, आचार्य नरेंद्र देव प्रमुख विचारक, देश के राष्ट्रवादी नेता, आचार्य नरेंद्र देव की ये धरती है। ये ऐसे महापुरुषों की धरती है। राजा टोडरमल, अकबर का नौरत्नों में से एक, जो भू राजस्व प्रणाली उन्होंने प्रतिपादित की थी उस समय पर, आज भी भारत में वही चल रही है। उसी भू राजस्व प्रणाली पर हमारा देश कलेक्टर बैठाल कर रखता है जिले में। वो कलेक्टर राजा टोडरमल की देन है। यही लहरपुर के राजा थे राजा टोडरमल। मैं गया हूं वहां, देख कर आया हूं। ऐसे मनीषियों की ये धरती, ऐसे विद्वानों की ये धरती, ऐसे लेखकों की, क्रांतिकारियों की और ऐसे तपस्वियों की ये धरती। मैंने कहा इनका नाम यहाँ पर जब मैं लिखूंगा तो लोग इनको पढ़ेंगे। बहुत सारे टीचर कहते हैं अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था। पता नहीं था इसीलिए तो लगाया है भाई। आप इसे पता करिए और ले जाइए, अपने बच्चों को बताइए, अपने समाज को बताइए कि ये सीतापुर की धरती है। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति नहीं पैदा होता है, बहुत ही तप जो करता है उसी को यहाँ जन्म मिलता है। उसका उदाहरण है ये 10 नाम, आप देख लीजिए। सर आप जो है मनोवैज्ञानिक रहे हैं और उसमें भी आपने सेवा दी है और आप मनोविज्ञान में डॉक्टरेट भी हैं और जो है आप जो है आज के समय में है विद्यार्थी में है मानसिक दबाव की स्थितियां रहती हैं और कई सारी समस्याएं हैं। तो आप जो है उन छात्रन के यहाँ का संदेश देना चाहते हो, का सुझाव देना चाहते देखिए मनोविज्ञान एक हालांकि इसको लोग मानते हैं कि बड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन मनोविज्ञान बड़ा सरल भी है। हम किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को, आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो आपके सामने है, आप चुप रहिए, उससे बात मत करिए। 2 मिनट अगर आप उसके सामने चुप रहेंगे और वो बोलने लगेगा, तो आप सारी बात समझ जाएंगे कि इसका स्तर क्या है, ये इसका शैक्षिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, सब कुछ पता चल जाता है किसी से बात करने पर। समाज और समय दोनों बदले हैं। आज के टाइम में, हम लोगों के टाइम में क्या होता था, हम लोग बच्चे जब थे तो हम खेला करते थे, धूल में, मिट्टी में खेलते थे। कपड़े जो पहने होते थे वही कपड़े पहनकर हम धूल में खेलते थे। घर आते थे शाम को, खाना खाया और वही गंदे कपड़े, धूल सने कपड़े पहनकर हम लोग रजाई में सो जाते थे। हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था, बीमार नहीं पड़ते थे। आज के बच्चे, छींक आ गई तो उसकी माँ दौड़ी, अरे बेटा छींक आ गई, कपड़े चेंज करो इसके, मम्मा नाराज हो जाएगी वरना। मम्मा अपने आप को ही बता रही कि नाराज हो जाएंगे। समय बदल गया। मम्मा ने बच्चे को बड़ा नाजुक बना दिया। हमारी मम्माओं ने तो मार मार के हमको बड़ा फिट बनाया है। हम आज भी इतने मजबूत हैं। आज इस अवस्था में, आपको पता है मेरी आयु कितनी है, इस अवस्था में भी कोई 20-30 साल का लड़का मेरे साथ दौड़ नहीं सकता। मैं चैंपियन रहा हूँ, रेसर रहा हूँ, आज भी नहीं दौड़ सकता। तो तो सर जो मानसिक दबाव की आपने हाँ बात की, जी सर मानसिक दबाव तो बच्चे के ऊपर बहुत है। इतना मानसिक दबाव है। देखिए दबाव और जो हमारा कहते हैं ना कि दो चीजें होती है, एक होता है तनाव और एक होता है अवसाद। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों अलग अलग चीजें। तनाव तात्कालिक, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। हमें कोई तनाव हुआ, जैसे मान लीजिए बच्चे को कहा कि तुम ये याद करके आना, ये पाठ याद करके आना। हालांकि अब ये सिस्टम बदल गया, अब कोई नहीं सुनता है ना, कोई याद करने। हमारे टाइम में तो कहा जाता था याद करके आओ, और नहीं आते थे तो हाथ यूं करो, और फिर वो खड़े स्केल से पिटाई होती थी। खड़ा स्केल मारते थे हाथ में, ये उंगलियों पे पीछे की साइड में मारते थे, खूब मारते थे। मुर्गा बनाते थे और पीछे से डंडे से पिटाई करते थे। आज आप बना के मुर्गा मारिए किसी को, बाल आयोग, श्रम आयोग और मानवाधिकार आयोग, कितने सारे आयोग आपके पीछे लगा दिए जाएंगे। और अभिभावक भी दौड़ते हैं। अभिभावक भी दौड़ेंगे। तो और पहले तो अभिभावक कहते थे, जब जाते थे स्कूल में, टीचर को कहते थे मास्टर जी ये मेरा बेटा है, खाल आपकी हड्डी मेरी, इसकी खाल उतार लेना, हड्डी मुझे वापस कर देना। आज कोई ऐसा कहता है? जब ऐसा कहते थे तभी आज के समय में जितने भी प्रमुख सचिव और जितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ये सब वही हड्डी और खाल वाले लोग हैं। इनकी खाल उतार ली थी टीचर्स ने, तब ये इतने बड़े पदों पर बैठे हैं। खाल नहीं उतारते तो कोई नहीं बैठा होता। बच्चे में तनाव है कि हमने पाठ नहीं याद किया, उसको तनाव हो गया। लेकिन अवसाद जो है वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। अवसाद क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन में कोई व्यक्ति चला जाता, लेकिन अवसाद में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास उसको ले जाना चाहिए। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अवसाद ग्रस्त व्यक्ति के
मस्तिष्क में आत्मघाती विचार पैदा होते हैं। अवसाद, प्रेम प्रसंग में कोई असफल हो गया, आत्महत्या कर लेता है। कोई और काम नहीं बना, कहीं प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, उसने लगा दिया 1-2 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी में लगा दिया और नुकसान हो गया, 2 करोड़ रुपए बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, आत्महत्या कर लेता है, डूब जाता है। तो ये अवसाद और तनाव में अंतर है। बच्चे के तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो हमें उसको इस मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। बच्चे ने खेलना बंद कर दिया, बच्चे ने पसीना बहाना बंद कर दिया। जब वो खेलता था थक कर सो जाता था, आज वो खेलता ही नहीं, सारे दिन मोबाइल देखता। और मोबाइल देखने से क्या होता है, हमारे दिमाग में, मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, हमारे विज्ञान में मोबाइल देखने से क्या होता है, हम कुछ देखते हैं, कुछ भी स्क्रॉल करते चलते चले जाते हैं, रील्स देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक डोपामिन नाम का केमिकल बनता है। वो एक सुखद केमिकल होता है, उससे हमको अच्छा लगता है और हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, हमको चैन नहीं आएगा। आप 4-6 घंटे इसको देखते रहो, मन ही नहीं भरेगा। डोपामिन बनता रहता है, जो बड़ा खतरनाक होता है। और जितना डोपामिन का रिसाव हो जाता है, उतना ही धीरे-धीरे हमारी निर्णय लेने की क्षमता कम होती चली जाती है और बच्चा बहुत ही कमजोर हो जाता है। तनाव के मुख्य कारक हैं। सर जो है आप जो है साहित्य से ने प्रेम रखत हो और आप जो है कइयो किताबें लिखे हो, तो आपके साहित्यिक योगदान कौन-कौन रहा है? देखिए, लेखन तो मैंने बहुत प्रारंभ से ही प्रारंभ कर दिया था और कई बड़े समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मुझे लिखने का मौका मिला है। मैं उसका स्तंभकार रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक लिखा। दैनिक जागरण में भी लिखा, अमर उजाला में भी लिखा और एक पहले स्वतंत्र भारत बहुत ज़्यादा प्रचलित था, अब तो बहुत कम उसका सर्कुलेशन हो गया है। स्वतंत्र भारत में मेरे लेख प्रायः आते रहते थे, विभिन्न राजनैतिक विषयों पर और आर्थिक विषयों पर और देश की जो सामरिक स्थिति होती थी, स्पेशली मैं चाइना और पाकिस्तान के संबंध में मेरे बहुत सारे लेख प्रकाशित इन समाचार पत्रों में होते रहे। और ऐसा नहीं कि मुफ्त में लिखता रहा हूँ, वो लोग हमको पैसे भी भेजते थे, वो हमको कुछ पारितोषिक या ऑनरेरियम आप कुछ भी कह लें, वो भी हमको मिलता रहा है। अब भी मेरा लेखन जारी है। मैंने अंजना माई, जो भगवान हनुमान जी की माँ हैं, उनके ऊपर एक छोटा-सा खंड काव्य भी लिखा है। और इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की एक आइडियल और जिनको कि आयरन लेडी के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिस टाइम पर वो प्रधानमंत्री बनी, उस टाइम पर वो कहते हैं कि बोलती कम थी और उनको जो विपक्षी थे, विपक्षी उस समय कौन हुआ करते थे, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जैसे मोरारजी देसाई वगैरह और चौधरी चरण सिंह वगैरह, ये लोग प्रतिद्वंदी, नीलम संजीव रेड्डी, ये सब जो थे सिंडिकेट नेता हुआ करते थे उस टाइम। इनको सिंडिकेट नेता बोलते थे। ये सब लोग पीछे रहते थे कि ये कहीं, तो जिस टाइम पे प्रधानमंत्री ये बन गई, तो लोगों ने कहा एक गूंगी गुड़िया प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा गांधी बोलती नहीं थी, बहुत कम बोलती थी। तो जब वो प्रधानमंत्री बन गई, तो उन्होंने कहा कि भई अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपना आत्ममंथन किया और आत्ममंथन करके वो एक मुखर वक्ता बनी। फिर आपने देखा कि 1971 में मार-मार के पाकिस्तानियों को शहीद किया और 93,000 पाकिस्तानी फौज का समर्पण हमने कराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये उस आयरन लेडी, उस गूंगी गुड़िया का कमाल था। मुझे इस घटना ने बहुत प्रभावित किया और मैंने इसी उनके जीवन के खंड को लेकर एक छोटी-सी रचना की है इंदिरा गांधी के ऊपर। वो उपलब्ध है। सर आपने हमसे बात किया, बहुत अच्छा लगा और अंत में सिर्फ एक सवाल आपसे कि आप जो है प्रशिक्षुओं और शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम इनसे मिलो के अंतर्गत? देखिए, मैं प्रशिक्षुओं को और शिक्षकों को दोनों से रूबरू रहता हूँ। हमारे संस्थान में बहुत ट्रेनिंग चलती हैं, कोई ना कोई ट्रेनिंग चलती रहती है और हर ट्रेनिंग में मैं जाता हूँ और टीचर से बात करता हूँ। अब तक लगभग सीतापुर के 3 से साढ़े 3 हज़ार टीचर से मेरा संवाद हो चुका है और वो मुझको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, क्योंकि मैंने जब भी उनसे बात जिस भी सेशन में किया जाकर उनको मेरी बात शायद समझ में आई। क्योंकि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्य भाषा में संवाद करता हूँ। मेरी भाषा बहुत साहित्यिक नहीं रहती है, बिल्कुल संप्रेषण जो हमारा होता है बड़ा क्लियर और सामान्य भाषा में होता है, जिससे वो समझ जाते हैं। मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि जो टीचर हैं, उन्हें अपनी मर्यादा का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और मर्यादा से ऊपर
एक स्वाभिमान भी होता है। जिस दिन हमारा टीचर आज स्वाभिमान भूल गया, उसके पास स्वाभिमान नहीं रह गया। खंड शिक्षा अधिकारी पहुंच गए, बीए से पहुंच, मैं भी बीए से रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं भाई, 7-8 साल मैं भी बीए से रहा हूं, जिला विद्यालय निरीक्षक रहा हूं। तो मैं जब जाता था तो टीचर ऐसा हो जाता था जैसे पता नहीं जेलर आ गया और कैदी सामने खड़ा हो, यह स्थिति होती थी। मैं उनको कहता था भाई ऐसा नहीं है, मैं भी एक सरकारी नौकर हूं, मैं भी सरकारी सेवक हूं, ये ऊपर नीचे की सीढ़ियां हैं। ठीक है, आप नीचे हैं, मैं ऊपर हूं, वो अलग बात है, सम्मान आप दीजिए, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल एकदम आप अपना स्वाभिमान बेच कर आओ। स्वाभिमान की जहां तक बात है, आपने एक पहले भी प्रश्न किया, वैदेही माता का जिक्र किया था। स्वाभिमान मैंने वैदेही माता से सीखा। उन्होंने जिस टाइम पर भगवान राम ने एक अपने नागरिक के कहने पर उनको पुनः पुनः वनवास भेज दिया, आरोप की पुष्टि भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उनको कहा नहीं जाइए, आप महल में अब नहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी छोड़ आए उनको वन में, वो चली गई, वहां पर उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ। ऐसी अवस्था में जब वो प्रेग्नेंट थी, तब भगवान राम ने उनको छोड़ दिया। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं लगी होगी। और जब भगवान राम को समझ में आ गया, सारी अयोध्या की जनता गई और कहने की आपके पुत्र आ गए, इनको आप रखिए घर में, रखिए महल में, मैया सीता को बुलाइए। तो भगवान राम सीता से निवेदन करने गए कि चलो सीता, अवधपुरी का सिंहासन खाली है, तुमको उस पर बैठना है। त्रिलोकीनाथ जिससे निवेदन कर रहा हो, उस सीता ने कहा मेरे स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है, तुमने मुझे त्याग दिया, ऐसे अवधपुरी के सिंहासन को मैं लात मारती हूं। और उन्होंने धरती को फाड़ के धरती के सीने में समा गई। स्वाभिमान मैंने माता सीता से सीखा। हर टीचर को एक स्वाभिमान अपने अंदर रखना चाहिए। जिस दिन ये टीचर अपना स्वाभिमान समझ जाएगा, उस दिन शिक्षा के मूल्य फिर से कायम हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद के उप शिक्षा निदेशक डायट प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह थे, और जो हमसे जो है इनसे मिलो कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत विषय पर बात करें। हम सर के यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप जो है शिक्षा, साहित्य और दर्शन, साथ साथ विद्यार्थी और युवा और शिक्षक और समाज के यहाँ बहुत अच्छा संदेश दे के दे के लिए जो है बहुत अच्छा जो है आप अपने सुझाव दियो। और साथ में यहाँ जो है आप जनपद सीतापुर के जो महापुरुष हैं उनका की तरीके से ने यहाँ अगर जनपद वासी जाने, उनके बारे में जाने के लिए यहाँ पर एक प्रेरणा स्तंभ बनवायो। आप कली उद्यानिका के स्थापना करो, आप वैदेही वाटिका के स्थापना यहीं पर वैदेही सीता माता के मूर्ति के स्थापना करो। तो अनगिनत उल्लेखनीय कार्य जब से आप डाइट पर ज्वाइन करो, और वही बहुत कम समय में यहाँ कर डालो। आप हमका समय देहो, ई वजह तेने सर हम जो है अपने BTV न्यूज चैनल परिवार के ओर से ने आप यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करी था। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमको ये अवसर दिया।